जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। और आपके लिए जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आई है उससे संबंधित नए नए प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में अवेलेबल है वो चल रहे हैं। अभी किरण का सारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है और एडुटेरिया का एक प्रैक्टिस सेट आया है, तो और इसमें 10 प्रैक्टिस सेट वो भी डिटेल में दिया हुआ है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किरण का भी साथ साथ में चलेगा और एडुटेरिया का हम कोशिश करते हैं ये भी बना के आपको, वो भी बुक में जैसे विस्तार से बताया गया है, कोशिश करेंगे ऐसे विस्तार से आपको बताने का। तो चलिए, इसका जो पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट है आपको उसको हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है जो इसमें है आपका, उसमें है, देखिए कि दिया हुआ है कि ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी है, संबोधन है। जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति को बुलाने या पुकारने का बोलने का बोध होता है, तो वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह के, अरे, हे, अजी, ए इत्यादि होता है। जैसे ए रमेश यहाँ आओ, यहाँ पे बुलाने की बात कही जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है कि यदि आप उत्तम हैं तो मैं अति उत्तम, अर्थात चालाकी का जवाब चालाकी से दे देना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का जो अर्थ है वह अपना काम निकालना, अर्थात कुछ अन्य मुहावरा इस प्रकार है, जैसे कि इसमें दिया है कि दूध के दांत न टूटना, अर्थात अनुभवहीन होना। और इसी प्रकार है दांत खट्टे करना, परास्त करना, दिन आना अर्थात अच्छा समय आना। तो अगला प्रश्न देखेंगे, संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं, क्या होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। आकारांत शब्द वे शब्द हैं जिनका अंत आकार से होता है, अर्थात जिनके अंत में आ लगा होता है, जैसे लता, रमा, बालिका, विमला इत्यादि। तो ये सब जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है, क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह आम खाता है। इसमें भक्षण अर्थात खाने की बात हो रही है। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिड़िया, उस पर चांद बिंदु लगेगा। चिड़िया चूंकि एक समूहवाचक संज्ञा है जिसका बहुवचन चिड़िया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दही शब्द है क्या है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करण हो जाएगा। वह साधन जिससे क्रिया होती है, यानी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है, करण कारक कहलाता है। करण कारक के विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा होता है। जैसे गीता हाथ से मारती है, यहाँ मारे जाने की बात हाथ से संपन्न हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन से कथन ऑब्लिक शब्द जो है कमल के सभी पर्यायवाची हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोज, पंकज और अरविंद हो जाएगा। कमल का जो पर्यायवाची है आपको जलज, पंकज, सरोज, नीरज, सरसिज, अरविंद, नलिन, सारंग, राजीव, ताम्रस, कुमुदनी, अंबुज, पुष्कर, लेखनी, खड़का इत्यादि होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि दाल शब्द का दाल का जो बहुवचन शब्द क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए, दालें हो जाएगा। दाल एक द्रववाचक संज्ञा है जिसका बहुवचन दालें होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि इंग्लिश का है ये, ड्यू टू डैश रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू डैश वाटर सप्लाई। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा कि स्कैंटी प्रोवाइडेड। तो इसमें जो स्कैंटी का मतलब होता है कम, अल्प प्रभाव, और प्रोवाइडेड का मतलब वो जो है उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न देखेंगे कि फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, जो इसमें से गलत है उसके बारे में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गेटी हो जाएगा। तो इसका
जैसे इसमें दिया हुआ है और सब है, वैरायटी का विविधता हो गया, एंजाइटी का इसमें चिंता हो गया, और गैटी के बदले यहाँ जो GAIETY होना चाहिए, उसका मतलब आमोद प्रमोद होता है, अर्थात तो मनोरंजन के साधन। और सोसाइटी का मीनिंग तो यहाँ पर आपको समाज हो गया। अगला जो देखते हैं कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी, टेलीस्कोप हो जाएगा। कि माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं हम लोग, जो छोटी चीज़ों को, सूक्ष्म चीज़ों को देखने वाला यंत्र है। और ये आपको पेरिस्कोप जो है, पनडुब्बी युद्धपोत में छिपे सैनिकों द्वारा लक्ष्य का पता लगाने के लिए। और टेलीस्कोप का जो यूज है हम लोग दूर के वस्तुओं का और स्थान को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में और व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट द डिस्टेंस, जो दूरी पर है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ टेलीस्कोप हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि स्टोरी टोल्ड इलुस्ट्रेट अ मोरल ऑफ स्पिरिचुअल ट्रूथ, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पाड़ेबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। कि देखिए इसमें क्या दिया है, पाराडिगम है, तो इसमें इसका जो मीनिंग है कि उदाहरण या रूप निर्देश होता है। तो स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मोरल, और जैसे किसी का जो कुछ से शिक्षा क्या मिलती है तो उसके बारे में उदाहरण क्या आप दे रहे हैं, तो इसके बारे में इसमें जिक्र है। अगला प्रश्न देखते हैं कि माय फादर स्ट्रेंड एवरी नर्व टू अनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्क वेरी हार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं कि चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। एक मिनट, चूज द, एक मिनट 16 नंबर का है, तो चूज द वन विच एक्सप्रेस दैट राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, इसमें वेरिसिटी का इसमें पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको ट्रूथ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि द अपोजिट मीनिंग ऑफ द इम्प्लिसेट का इसमें क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्सोनरेट। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, सेंट रविदास वाज और डैश बाय प्रोफेशन, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, कॉबलर। रविदास का जो पेशा था उसके बारे में, मोची के बारे में बोला जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन, नाइदर द बॉयज नोर द टीचर डैश प्रेजेंट, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईज हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं कि चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, प्रोटेस्ट का क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्रोटेस्ट का अर्थ विरोध करना होता है और इसका जो सबसे नज़दीकी अर्थ है वही टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि रक्त समूह ओ वाला जो व्यक्ति है किस रक्त समूह के व्यक्तियों से ब्लड ले सकता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल ओ से ले सकता है। इसे जो है रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, लेकिन प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं, तो इसको सर्वदाता कह सकते हैं, ये सभी को दे सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है, और ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, उबालना। सोडियम कार्बोनेट की एक जो है एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। इसे धोवन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। यह एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है, इसलिए इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। और कास्टिक सोडा, सामान्य रूप से कास्टिक सोडा का प्रयोग जो है हम लोग सर्फ और साबुन बनाने के लिए किया जाता है। कास्टिक सोडा सफाई के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसका इस्तेमाल पीने के पानी की सफाई और नालियों की सफाई के लिए भी किया जाता है।
कास्टिक सोडा कागज़ आदि बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो डेस्टिलेशन होता है, जो आसवन विधि से किसी मिश्रित द्रव के अवयवों और उसके जो वाष्पन सक्रियताएं होती है, जैसे उसके अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की ये विधि है। और ये पृथक्करण की भौतिक विधि है, न कि रासायनिक परिवर्तन अथवा रासायनिक अभिक्रिया। तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो विक्षेपण भी कह सकते हैं। प्रकाश का जो विक्षेपण है प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर होता है और विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाने को ही परिक्षेपण हम लोग कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा और बैगनी रंग का सबसे कम होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन हो जाएगा। आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों को उनकी जो संगत विशेषताओं के साथ एक साथ दिखाने की एक व्यवस्था है, जिसमें आपको अभी क्रमानुसार सारे एलिमेंट्स को रखा गया है। तो इसमें पहले नंबर में हाइड्रोजन को रखा गया है, दूसरे नंबर पे हीलियम है, इसी प्रकार से और भी एलिमेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, घरेलू प्रशीतक जो होता है, जिसे हम रेफ्रिजरेटर सामान्यतः में कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रेऑन हो जाएगा। ये जो है एक घरेलू जो हम लोग यूज करते हैं, इसमें जो साग सब्जी खाने पीने वाले सामान रहते हैं, तो इसी का इसमें यूज होता है, जिसके कारण से हमारे जो है जितने भी एलिमेंट हैं, जो भी खाने पीने वाले सामान है, वो आपको कुछ समय तक सुरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिरका जो है किसका जलीय विलयन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। सिरका किसी भी जो शर्करा युक्त विलयन के मदिराकरण के अनंतर एसिटिक किण्वन के लिए जो होता है, किण्वन से प्राप्त होता है। और इसका जो मूल भाग है एसिटिक अम्ल का जो तनु विलयन है, और पर साथ ही जिन पदार्थों से बना जाता है उनके लवण तथा अन्य तत्वों में तत्व भी उसमें रहते हैं। एसिटिक एसिड, इसे एथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। और एक कार्बनिक अम्ल जिसकी वजह से सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है, इस मामले में एक कमजोर अम्ल है कि इसके जलीय विलयन में एक अम्ल केवल आंशिक रूप से विभाजित होते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र आपको HCl होता है। इसका एक जो अणु है हाइड्रोजन के एक परमाणु और क्लोरीन के साथ परमाणु से मिलकर बना होता है। आपको इसमें जो है ये हमारे आंत में जो है यकृत में भी आपको ये सब जो HCl जो हमारा अम्ल है, इसका जो स्राव होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब जब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश जो है किरणें अभिसारित अर्थात डाइवर्स हो रही हैं, तो इस प्रकार के जो बने प्रतिबिंब होते हैं प्रकाशिकी में आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अणु कहलाएगा। परमाणु जो है आपको तत्वों की छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है। अणु क्या है? आपको अणु पदार्थ का वो छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में आपको भाग नहीं ले सकता है। रासायनिक विज्ञान में अणु दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के अलग या अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु मजबूत रासायनिक बंधन के कारण से आपस में जुड़े रहते हैं और अणु का निर्माण कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, बेंजोइक एसिड हो जाएगा। एसिटिलीन एक रंगहीन, गंधहीन और अत्यंत ज्वलनशील गैस है। एसिटिलीन वायु से हल्की है। इसका NTP पर घनत्व 1.16 ग्राम/लीटर होता है।
एसिटिलीन जो जल में जो है अल्प विलेय है, परंतु एसीटोन में अत्यधिक विलेय है। एसिटिलीन वायु या ऑक्सीजन में धुएं द्वारा ज्वाला से जलती है तथा तेज रोशनी उत्पन्न करती है। और जो बेंजोइक एसिड है हमारा, बेंजोइक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र है हमारा C6H5COOH द्वारा वर्णित किया जाता है। इसमें एक बेंजीन रिंग से जुड़ा और एक कार्बोक्सिल समूह होता है। इसलिए जो है बेंजोइक एसिड को एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है किसके द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के द्वारा हम सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं। और आपको हाइड्रोमीटर के द्वारा जल का घनत्व, और लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का घनत्व, और पोटेंशियोमीटर के द्वारा जो है विद्युत परिपथ में या सेल के जो विभव के मापने में उसका यूज करते हैं हम लोग, अर्थात पोटेंशियल, इसका एनर्जी क्या है उसके लिए यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। अगला प्रश्न, इसमें जो भी प्रैक्टिस सेट है सब में लगभग एक जैसे मिलते जुलते प्रश्न रहेंगे। आपको डिटेल में जानने की, पिछले दूसरे प्रैक्टिस सेट में भी हमने बताया है कि जो हमारा आयन मंडल में है रेडियो संचार से संबंधित कार्यवाही संपन्न होती है, और क्षोभ मंडल में हमारा मौसमी घटनाएं सारे संपन्न होते हैं, और समताप मंडल में आपको ओजोन मंडल पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण से घटी थी। तो ये बहुत बार पूछे गए हैं परीक्षा में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको मिथाइल आइसोसाइनेट। ये जो आपको भोपाल में हुआ था, ये घटना आपको 1984 की ये घटना है, जब आप भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और मिथाइल आइसोसाइनेट एक कार्बनिक यौगिक है, और मिथाइल आइसोसाइनेट यौगिक जो है फॉस्जीन एवं मिथाइल एमीन विलियन के संयोग से बनता है। इसका प्रयोग कार्बोनेट कीटनाशियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसी का एक फैक्ट्री लगा हुआ था भोपाल में, तो इसी में रिसाव के कारण से बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स पैदा की जाती है किसके द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेरियोला विषाणु के द्वारा। चिकन पॉक्स एक वायरल से होने वाली बीमारी है। इस वायरस का जो नाम है वेरिसेला जोस्टर है। इंडिया में चिकन पॉक्स को आमतौर पर माता निकलना कहते हैं। चिकन पॉक्स किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है, लेकिन इसके ज़्यादातर केस जो है आपको बच्चों में ही पाए जाते हैं। इसके 90% जो केस है आपको 10 साल से कम उम्र के बच्चों में होते हैं। जब भी चिकन पॉक्स होता है तो मरीज को पूरे शरीर में दाने निकल आते हैं, और अक्सर बुखार भी हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किस को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जब इंसुलिन हार्मोन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है या उसके काम में बाधा उत्पन्न होती है तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा जब पैनक्रियाज जरूरत के अनुसार इंसुलिन नहीं बना पाता है तब शुगर में सेल्स में न जाकर रक्त में जमा होने लगता है और ब्लड शुगर जो है बढ़ जाता है। इसे ही हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारद अर्थात पाड़ा हो जाएगा। जो मिनी माता रोग है, जिसे कभी कभी चिप्सो मिनी माता रोग के रूप में जाना जाता है, एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर पारा विषाक्त के कारण से होता है। यह मैथिल मेरकरी जो होता है MEHG उसका जो विषाक्तता है मनुष्यों में उत्पन्न होती है जब वे MEHG मिश्रित अपशिष्ट जल को दूषित मछली अथवा शंख का सेवन करते हैं। इसके कारण से उन्हें हो जाता है मनुष्यों में। अगला प्रश्न देखते हैं कि दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम से। दांत और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व जो है हमारा कैल्शियम और फास्फोरस है। यह एक प्रकार की जो संयोजी उत्तक है। यह शरीर को सुरक्षा और
जो है ढांचागत उसको बोल सकते हैं कि ढांचा प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी को संबोधित किया था। 26 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि मेरे प्रिय गांधी जी, पंजाब में हमारे पास 55,000 सैनिक हैं और बड़े पैमाने पर दंगे हो रहे हैं, जबकि बंगाल में हमारी सेना एक आदमी गांधी जी के साथ है और कोई दंगा नहीं हुआ है। एक सेवारत अधिकारी के साथ साथ अपना एक प्रशासक के रूप में मुझे वन मैन बाउंड्री फोर्स को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने की अनुमति दी जाए। तो माउंटबेटन के द्वारा ये शब्द बोले गए थे उनको, महात्मा गांधी जी को। और इनको अगर विंस्टन चर्चिल के बारे में आपको बोला जाएगा तो उनको अर्धनग्न फकीर बोला गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल आगार राज्य जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देहांग दिबांग उत्तराखंड। ये गलत है। देहांग दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिबांग घाटी के हिस्से में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्र को उसके स्थान के साथ सुमेलित करने के लिए दिया गया और उत्तर को जो है कूट में देना है। तो इस प्रश्न का ये भी प्रश्न बड़ी बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो है सी नंबर सही है, 1 का 4 हो जाएगा। यहाँ पे कलपक्कम आपको हो जाएगा तमिलनाडु में। उसके बाद बी नंबर का देखिए नरोड़ा आपको हो जाएगा 3 नंबर देखिए उत्तर प्रदेश में। और तारापुर का हो गया आपको देखिए 4 नंबर सी का देख लीजिए आपको, 1 मिनट, सी का 2 नंबर हो जाएगा महाराष्ट्र में, और काकरापाड़ा गुजरात में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति जी के द्वारा। जो हमारे अटॉर्नी जनरल है भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जी करते हैं तथा वह जो है उनके आदेशानुसार जब तक वो रहना हो अपना प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद सिंह जो है उनका आपको 29 अगस्त 1905 को उनका जन्म हुआ है और 3 दिसंबर 1979 को उनकी मृत्यु होती है। 29 अगस्त को ही हम लोग खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं उस दिन इनके मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को। भारतीय फील्ड के हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। वे 3 बार जो है ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इसके बारे में तो बता ही दिया है कि इनके जन्म दिवस को हम लोग भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फरीद। फरीद हो जाएगा हमारा कि जो शेर शाह थे ये सूर साम्राज्य के संस्थापक थे और अफगान वंशीय शेर शाह सूरी थे और इसमें ये सूर साम्राज्य के संस्थापक रहे। और शेर शाह का जो जन्म है आपको 1472 ईस्वी में बजवाड़ा में हुआ था, होशियारपुर में। और इनके बचपन का नाम जो है फरीद खान था। इनके पिता का नाम हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। इसकी प्रथम बैठक आपको बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई। और प्रथम बैठक में आपको लगभग कुल 72 सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया। और ये अगर आपको गवर्नर जनरल उस समय पूछा जाए तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ये हुआ था।
अगला प्रश्न देखिए कि व्यपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है, अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है उससे कौन संबंधित रहा है। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है उसे व्यपगत के सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है। और जो लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में बहुत सारे राज्यों को विलय करवाए थे। सर्वप्रथम उन्होंने सतारा को 1848 ईस्वी में, फिर जैतपुर, संभलपुर और बघाट और उदयपुर, झांसी, नागपुर इत्यादि को उन्होंने मिलाया था अपने इसी नीति के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं कि सत्तरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम हो जाएगा। सत्रिया आपको असम की शास्त्रीय नृत्य है। और भारत में सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य जो है आपको भारतनाट्यम है, जो तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कि देखिए सूची 1 को सूची 2 से मेल करने के लिए बोला जा रहा है और कूट में आंसर देना है इसका। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको देखिए पहले मिलाना है कि मौलिक अधिकार आप कहाँ से लिए हैं। तो मौलिक अधिकार आपको अमेरिका के अधिकार पत्र से अर्थात अमेरिका के संविधान से लिया गया है, 1 का 4 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संसदीय सरकार वाली व्यवस्था जो है आपको ये आपको लिया गया है, संसदीय सरकार वाली व्यवस्था ब्रिटेन वाली, जो हम लोग ब्रिटेन के हिसाब से चलते हैं। और केंद्र राज्य संबंध जो है आपको कनाडा के संविधान से लिया गया। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जा रहा है। 1 का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए, यूनान हो जाएगा। आपको आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ जो है 1896 ईस्वी में फ्रांस के बोरेन जो है पियरे डी कोबर्टिन के प्रयास से हुआ था, यूनान के एथेंस शहर में। और इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। इसका मुख्यालय आपको लोसाने स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार से इसमें तात्पर्य है यहाँ पे आपको, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार ये वर्णन करता है कि मूल संविधान में आपको कैसे बोलना है, कहाँ किस किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसमें पहले मूल संविधान में आपको 7 तरह की व्यवस्थाएं थी, जिसमें अब सिर्फ 6 है। संपत्ति के अधिकार 19A से लेकर 19D तक था और 19F जो है संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, जेलेपला दर्रा स्थित है कहाँ पे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि ये जो है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत यहाँ पे ये वाला भाग जो होता है भारत का, ये प्रायद्वीपीय भारत वो होता है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ भाग जो होता है प्रायद्वीपीय कहलाता है। तो यहाँ प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी जो है आपको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे जो है दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी घाट के जो है स्थित पश्चिमी घाट के नासिक के पास स्थित पहाड़ियों से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि कोलिमा जो ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको हो जाएगा। और आपको कोलिमा मैक्सिको हो गया, ओकांकागुआ आपको अर्जेंटीना हो गया और किलायू हवाई द्वीप में हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे कि स्वत्व अर्थात गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जापान की करेंसी क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, येन हो जाएगा। एशियाई देश जो हमारा जापान है उसकी राजधानी टोक्यो है, वहाँ की करेंसी यान है, वहाँ की संसद का नाम डाइट है। और चीन की जो है राजधानी बीजिंग है और यहाँ की करेंसी आपको युआन है। अगला प्रश्न देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है। यहाँ से 10 चिन्हों वाला बड़ा अभिलेख, मिट्टी का कंघा तथा स्टेडियम के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग भी बोलते हैं, अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति जी को। जो हमारे कैग हैं अपनी जो लेखा परीक्षण रिपोर्ट है राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देश आते हैं, जैसे कि जो कुल 5 देश आते हैं वो उपमहाद्वीप के अंतर्गत, जैसे भारत है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, आपको कुल 7 हो गया, 5 नहीं 7 हो गया। जैसे भारत 1, बांग्लादेश 2, भूटान 3, नेपाल 4, पाकिस्तान 5, श्रीलंका 6 एवं मालदीव 7, कुल 7 देश आते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान थे उनका संबंध पूछा जा रहा है। ये बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक रहे हैं, जिन्हें भारत सरकार के द्वारा जो है भारत रत्न से भी 2001 ईस्वी में सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, शहनाई। अगला प्रश्न देखते हैं, तुर्क ए चिहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलबन के द्वारा। तुर्क ए चिहलगानी का जो है स्थापना ये आपको इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और जो बलबन है ये आपको 1266 में जब गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली पर बैठा और उन्होंने बलबन के द्वारा जो है नवरोज उत्सव का शुरुआत किया गया था। और ये जो तुर्क चिहलगानी होता है 40 सरदारों का एक समूह होता था, जिसे इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया और बलबन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे कि संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका के प्रधान, अर्थात कार्यपालिका की शक्ति जो है अनुच्छेद 53 के अनुसार से राष्ट्रपति में निहित होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा हो जाएगा। ये आपको एकमात्र राज्य है जिसमें कि समान नागरिक संहिता अर्थात जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 लागू है, जहाँ की पूरे राज्य के लिए एक ही कानून है। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिकमंगलूर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1928। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1988 में, जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में 1924 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीनी उद्योग से हो जाएगा। चीनी की कीमत नीति में बदलाव हेतु 1998 ईस्वी में बीबी महाजन समिति का गठन किया गया था और इसने सरकार को चीनी की कीमत निर्धारण को पूरी तरह विनियंत्रित करने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने का प्रावधान है? तो लगभग एक ही प्रश्न, अभी से 2 प्रश्न ऊपर है कि गोवा में लागू है और इसके बारे में हमने बताया है कि अनुच्छेद 44 के अंतर्गत जो है हमारे इस बात का वर्णन है कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने का प्रावधान है। इस अनुच्छेद का जो उल्लेख है आपको संविधान के भाग 4 में जो हमारा डीपीएसपी है अर्थात कल्याणकारी राज्य की जो प्रवृत्ति है उसमें दिया गया है। और अनुच्छेद 44 जो है संविधान में वर्णित राज्यों के बारे में इसे कहा गया, डीपीएसपी को लागू करने के लिए कोई राज्य बाध्य नहीं है, इसे राज्य चाहे तो लागू कर सकता है। और अनुच्छेद 37 में यह परिभाषा दिया गया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रावधानों को कोर्ट में बदला नहीं जा सकता है। समान नागरिक संहिता की शुरुआत आपको ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1835 में की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1999 में।
ईवीएम का पहला प्रयोग आपको 1999 में हुआ था। इसका पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम 3 प्रकार के होते हैं, M1, M2 और M3, और सबसे जो आधुनिक ईवीएम है आपको M3 है। इसका प्रयोग वर्ष 2013 से हो रहा है। इसका जो प्रयोग है आपको स्थानीय, राज्य एवं संसदीय चुनाव में हो रहा है। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा संपन्न की जाने लगी है। पहले भारतीय ईवीएम का आविष्कार आपको 1980 में एमबीबी हनीफा के द्वारा किया गया था। निर्वाचन आयोग द्वारा 1989 में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से भारत में ईवीएम बनाने की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न देखेंगे कि चीन के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, सन यात सेन हो जाएगा। जिस तरह हमारे भारत के राष्ट्रपिता की संज्ञा जिन्होंने अपने निस्वार्थ भाव से की, इसी तरह से राष्ट्रपिता की संज्ञा जैसे महात्मा गांधी को देते हैं, उसी प्रकार चीन के जो है डॉक्टर सन यात सेन को आपको चीन के राष्ट्रपिता कहा जाते हैं। वे जो है अपना पेशा उनका था चिकित्सक थे। इनका जन्म आपको 1866 में हुआ था। एक क्रांतिकारी के रूप में चीनी गणतंत्र में वो चीनी गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, और इन्हें जो है लोकतांत्रिक क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार। आपको ये जो है खेल कूद में उत्कृष्ट, जो आप बहुत उच्च श्रेणी का खेल अगर आप दिखाएंगे तो उसके लिए आपको, हालांकि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। ये पुरस्कार खिलाड़ियों को उनकी 4 वर्षीय उपलब्धियों के आधार पर दिए जाते हैं। ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में बात हो रही थी। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बास्फोरस जल डमरू मध्य। बास्फोरस जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। यह भूमध्य सागर में स्थित है। यह विश्व का एक प्रमुख जल संधि यूरोप को एशिया से अलग करता है। मरमरा सागर तुर्की का एक अंतर्देशीय समुद्र है, और मरमरा सागर लगभग आपको 280 किलोमीटर लंबा है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य के सतह का तापमान कितना है। एक्यूरेट लगभग अप्रॉक्स में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का जो आपको सतह का जो तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसके सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। और यह सूर्यमंडल है आपको हमारे सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र में है। और ये जो आपको हीलियम और हाइड्रोजन के जो मिश्रण से जो है आपको इसमें लगातार संलयन होते रहता है, जिससे एनर्जी का बाहर में चारों तरफ हमारे जो भी एनर्जी हम या सूर्य को मिलती है और सूर्य से जो हमें मिलती है उसका स्रोत आपको नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को हो जाएगा। इस दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव की ओर झुका हुआ होता है। उस समय में पृथ्वी की इस स्थिति को शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है। इसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ी होती है और रातें बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन अर्थात WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेलेस्टे सोलो विश्व मौसम संगठन की जो है पहली महिला महासचिव बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ओमान में आयोजित जूनियर पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ईरान हो जाएगा।
ईरान के द्वारा फतह नामक की अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि डीआरडीओ ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्रथम का सफल परीक्षण किया है, यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सतह से सतह है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नेपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सांची हो जाएगा। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में सांची को डेवलप किया जा रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शक्तिकांत दास हो जाएगा। लंदन के जो है सेंट्रल बैंकिंग द्वारा आपको गवर्नर ऑफ द ईयर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेंटेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया, हालांकि इसमें किया जाएगा पूछा है, तो 2021 का जो है गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गीता प्रेस, एक मिनट, बी हो जाएगा, गीता प्रेस को। गीता प्रेस जो है आपको इसको वर्ष 2021 की गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये देखिए आपको मैथ का सवाल है, संभवतः अब सारे मैथ और रीजनिंग के सवाल हैं ये सब, तो मैथ और रीजनिंग का सवाल आप लोग अपने से देख लीजिएगा, अपने से थोड़ा सा डिटेल, और रीजनिंग का भी ये सब अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो कुल मिला के इस प्रैक्टिस सेट का आज अभी ये अंतिम सवाल था और ये प्रैक्टिस सेट अभी समाप्त होता है। अगर आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनसे संबंधित प्रैक्टिस सेट हो और लुसेंट हो, स्पीडी हो और जो भी बुक है वो सब सारे आपको इस पे मिलेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी आशाएं हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। कोशिश करेंगे कि आपकी सारी समस्याएं और सारे उपायों को जल्द से जल्द आपके लिए लाने का। तो मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक